बिस्मिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसको कहते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है। एग्जैक्ट तो इसकी पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन कम से कम 15% है और एक स्टडी में 50% तक जो है इसकी प्रेवलेंस है। ये बीमारी यूजुअली उन लोगों को होती है जो ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ये बेसिकली ये बीमारी नर्व्स की होती है। ये आंतों की जो जो नर्व्स आंतों को सप्लाई कर रही होती हैं, जो ब्रेन से आंतों को सप्लाई करती हैं, ये वहाँ पे स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम होता है। पेशेंट इसकी 3 टाइप्स हैं। एक IBS है जिसमें प्रीडोमिनेंट डायरिया होता है, जिसमें यूजुअली पेशेंट बार बार मोशनों के साथ प्रेजेंट करते हैं कि मुझे लूज मोशन लगे रहते हैं। दूसरा जो IBS की टाइप है वो कॉन्स्टिपेशन की, ये पखाना खुल के नहीं आता और उसकी वजह से काफी परेशान रहते हैं। और तीसरी IBS की टाइप है जिसमें ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं। IBS का के जो पेशेंट्स होते हैं ये यूजुअली बड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बातों को बहुत ज्यादा फील करते हैं। एंजाइटी और बाज़ दफा डिप्रेशन किसी भी चीज किस्म का हो तो उसके साथ ये सिम्टम्स इनकी वर्स हो जाती हैं। सिम्टम्स में अगर डायरिया के पेशेंट है, पेन होगी, पेट में दर्द हो सकती है और बार बार मोशन आ सकते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब मोशन के बाद इनके पेट की दर्द जो है वो बेहतर हो सकती है। मोशनों में चर्बी तक आ सकती है, रेशा आ सकता है, लेकिन इन IBS के पेशेंट में कभी खून नहीं आता, पखाने में खून नहीं आएगा। अगर खून आएगा तो फिर हमें कुछ और बीमारी सोचनी होती है। IBS का पेशेंट इनमें वेट चेंजेस नहीं होती, वजन नहीं गिरता। बाकी अगर इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश हो बड़ी आंत की, तो उसमें वजन कम होना चाहिए। IBS के पेशेंट में यूजुअली वजन स्टैटिक रहता है। IBS के पेशेंट में ये भी निशानी है कि दिन में मोशन करते हैं लेकिन रात को अगर सो जाएं तो सोते हुए उठना नहीं पड़ता। इसको कहते हैं नॉकटर्नल डायरिया। तो नॉकटर्नल डायरिया अगर हो रहा है, रात को सोते हुए उठना पड़ रहा है बार बार मोशनों के लिए, तो भी हम IBS नहीं, हम किसी और इन्फेक्शन या किसी इन्फ्लेमेशन को सोचते हैं। तो IBS के पेशेंट में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन है परसिस्टेंट, क्रॉनिक होती है, लंबे अरसे के लिए कब्ज रहती है। और इनकी जो बीमारियां होती हैं किसी भी एंजाइटी के साथ वर्स हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज की कि ये ज्यादा सोचने वालों को बीमारी होती है, ज्यादा स्टूडेंट्स को, जो साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको ज्यादा ये बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम है, वो एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से इनको जो है मोशन लग देंगे। बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं जो IBS की बीमारी में मुब्तला हैं। IBS की बीमारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जानलेवा नहीं है, ये सीरियस नहीं है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज बीमारी जो है वो हल्की है और कल को बीमारी वर्स हो सकती है या बीमारी कैंसर में मुब्तला हो सकती है। IBS के पेशेंट्स अक्सर सोचते हैं कि उनको बहुत ही सीरियस बीमारी है जो अभी तक पता नहीं चल रही। अक्सर लोग जो डॉक्टर्स को जाके कहते हैं मेरी बीमारी का किसी को पता नहीं चल रहा, वो खुद सोचते रहते हैं कि मुझे बहुत सीरियस बीमारी है जो जिसकी तशखीस जो है ना बड़ी खतरनाक किस्म की होगी। तो इसलिए ये पेशेंट्स खुद जो है इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए बहुत ये विलिंग होते हैं। तो इवन कोई CT स्कैन तक, इवन एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, जो कैमरा टेस्ट, इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, वो भी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि मुझे पता चले कि मुझे अंदर बीमारी है क्या। तो कोई ना कोई खौफ इनके अंदर बैठा होता है, उसकी वजह से इनकी जो बीमारी है ये वर्स हो रही होती है। तो कुछ बड़े ही बेसिक से टेस्ट के साथ IBS की बीमारी को हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर हम सिंपल से टेस्ट करवाते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं आते, ब्लड में भी कोई ऐसी चीजें नहीं आती, तो फिर ये बड़ा ही मोस्ट लाइकली जो इसका जो चांस ये है कि IBS है, ये कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों में हमें पेशेंट्स को रीअश्योर करना चाहिए और हमें खुद देखना चाहिए कि आया कि इनमें कोई भी रेड फ्लैग या कोई भी ऐसा कोई फीचर ऐसा तो नहीं है कि जिसमें मुझे डाउट हो कि IBS नहीं, ये कोई और इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। अगर तो कोई भी डाउट हो या कोई रेड फ्लैग्स हैं तो फिर हमें एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी करके देखना चाहिए, अदरवाइज उसकी इसमें जरूरत नहीं होती है। IBS के पेशेंट की ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट है वो रीअश्योरेंस है कि हम मरीज को तसल्ली दें। मरीज को तसल्ली तभी देंगे
जब मुझे खुद सब कुछ पता हो आईबीएस के बारे में, मैं पेशेंट की पहले बात सुनना, इसका आईबीएस के पेशेंट बहुत कुछ बताना चाह रहे होते हैं डॉक्टर को, तो हम डॉक्टर जो है ना, हमें चूंकि फौरन पता चल जाता है, हम उनको नुस्खा लिखते हैं, आप भेज देते हैं, तो ये पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होते, फिर ये पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वहां से किसी। तो आईबीएस के पेशेंट की ट्रीटमेंट का उसूल ये है कि पेशेंट को टाइम लगा के सुने, वो जो जो कहना चाह रहा है उसको सुने, फिर उसके बाद उसको ये भी कहें कि आप, मुझे पता है आप जाते हुए आपके जहन में आएगा कि यार ये चीज तो रह गई, शायद ये मैं बताता हूं तो डॉक्टर डायग्नोसिस चेंज कर देता, तो उसको कहें कि आप घर जाते हुए भी आपको कोई चीज एक्स्ट्रा याद आती है तो उसको लिख लें, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आके मुझे बताएं कि आपको ये भी था। और आप उनके पेशेंट्स को कहें कि क्वेश्चंस करें, मुझसे सवाल पूछें, आप उनके हर सवाल का जवाब दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को सेटिस्फाई करें कि नहीं यार, यू आर हैविंग आईबीएस, इस आईबीएस ही है, ये कोई खुदा ना खासा खतरनाक चीज नहीं है। पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अगर होती है तो आईबीएस के पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट ट्रीटमेंट ठीक होते हैं। हर पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मिसाल के तौर अगर मैं पेशेंट की बात नहीं सुनी और पेशेंट को मैंने काउंसल नहीं किया, रीश्योर नहीं किया कि नहीं तुम, आपको ये बीमारी को खतरनाक बीमारी नहीं है, तो पेशेंट को मैं जितनी मर्जी दवाइयां दे दूं वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो ये रीएश्योरेंस इज द की टू ट्रीट अ पेशेंट ऑफ आईबीएस।